आज मैं तुम लोगों को एक शानदार कहानी सुनाऊंगी। नदी के किनारे पहाड़ की तलहटी में एक गांव था। उस गांव का नाम था मल्लारपुर। उसी गांव में रहते थे विनोद और उसकी पत्नी मधु। विनोद का एक बड़ा आम का बगीचा था जिसमें कई तरह के आम लगते थे। उसी गांव में एक और व्यक्ति रहता था जिसका नाम था मनोजदा। एक दिन सुबह सुबह विनोद अपने बगीचे में आम के पेड़ देखने जा रहा था। रास्ते में उसकी मुलाकात मनोजदा से हो गई। अरे मनोज दा, कहाँ जा रहे हैं? ऐसे ही घूमने निकला हूँ विनोद। तुम कहाँ जा रहे हो? अभी बाजार गया था, सोचा आम के बागान जाऊंगा। चलिए ना मनोज दा, एक बार घूम आते हैं। ठीक है, चलो। ऐसे ही मैं घूम रहा हूँ। समझे विनोद, इस बार जो गर्मी पड़ी है उससे सारे आम पक जाएंगे। हाँ, सही कहा आपने मनोज दा। वाह विनोद, कितना सुंदर बागान है। इतने सारे आम के पेड़, सच में कमाल है। लगता है जैसे पूरा सोना यहाँ लटक रहा हो। कितनी ठंडी हवा चल रही है, मन तो बस यहीं रुक जाए। इन आमों की खुशबू तो दूर से ही आ रही है। कमाल है। मनोज दा और विनोद बहुत देर तक आम का बागान देखने के बाद विनोद ने कहा, मनोज दा, मैं सुबह से बाहर हूँ और मेरा शरीर भी आज ठीक नहीं है। चलिए घर चलते हैं। ठीक है, तुम जाओ। मैं जरा तुम्हारे बागान में बैठकर फिर जाऊंगा। ठीक है मनोज दा, आप रहिए आम के बागान में। यहाँ की ठंडी हवा और आमों की खुशबू सच में मन मोह लेती है। विनोद गांव की सड़क पकड़कर धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ा। हवा में आम के बागान की खुशबू और मिट्टी की ठंडी नमी, हर कदम के साथ माहौल और भी जादुई और रोमांचक लगता था। मधु, आज मैं और मनोज दा हमारे आम के बागान गए थे, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण वापस आ गया। बहुत सारे आम पक गए हैं। इस बार अच्छा मुनाफा होगा। जी विनोद जी, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। हमारी अभी जो हालत है, लगता है भगवान ने हम पर नजर डाल दी है। मैं सो रहा हूं मधु, कल सुबह एक बार आम के बाग में चलेंगे। मधु, चलो आम के बाग में घूमने चलते हैं। देखोगी हमारे बाग में कितने ढेर सारे आम लगे हैं। हाँ, चलो चलते हैं। मैं भी कई दिनों से बाग में नहीं गया हूँ। और विनोद, तुम्हारा शरीर कैसा है? मेरा शरीर अच्छा है विनोद दा। और कहाँ जा रहे हो? मधु को लेकर? आम के बागान जा रहा हूँ। ठीक है, जाओ। मधु और विनोद जब बागान में दाखिल हुए तो विनोद ने देखा कि कुछ आम के पेड़ों पर क्रॉस का निशान लगा हुआ है। हैरान होकर बोला, ये क्या है? मधु ने कहा, इतना सोचो मत, कोई शायद मजाक कर रहा होगा। विनोद ने कहा। मजाक भी करने का ये तरीका अजीब है। फिर विनोद ने कहा। चलो घर चलते हैं, बहुत सारा काम बाकी है। उसके बाद वे घर की ओर चलने लगे।
विनोद ने कहा। मधु, मैं बागान की तरफ जा रहा हूँ। शाम के समय विनोद फिर से बागान गया, उसी आम के पेड़ों पर बने क्रॉस के निशान देखने के लिए। आप वही जो उसने आज सुबह देखी थी। जब विनोद बागान पहुंचा, उसने देखा कि और भी कई पेड़ों पर ऐसे ही निशान बने हैं और पेड़ों के नीचे की मिट्टी खोदी हुई है। एक पेड़ के पास जाते ही उसने देखा एक संदूक रखा है। वह उसके पास बैठकर ध्यान से निरीक्षण करने लगा। उसे समझ में आया कि इसके अंदर कोई कीमती खजाना है। वह उठकर खड़ा हुआ और घर की तरफ दौड़ पड़ा, मधु और मनोजदा को बुलाने के लिए। विनोद घर जाकर मनोजदा और मधु को उस आम के पेड़ के पास ले आया जहां उसने संदूक देखा था। सब वहां जाकर खड़े हो गए और देखा कि विनोद की बात सच थी। मनोजदा और मधु हैरान रह गए। विनोद जमीन पर बैठ गया, संदूक खोला, उसमें भरा हुआ सोना था। वे उस खजाने को लेकर घर लौट आए। जब विनोद सोने से भरा संदूक लेकर घर की ओर जा रहा था, मनोजदा ने कहा, अभी इसके बारे में किसी को मत बताना। घर जाकर सोचेंगे कि इतना सारा सोना क्या करना है। विनोद ने कहा। ठीक है मनोजदा, किसी को कुछ नहीं बताएंगे। मनोजदा और विनोद जब सोने से भरा संदूक लेकर घर लौटे, तब तक चारों ओर अंधेरा छाने लगा था और शाम की हवा में एक अजीब सी रहस्यमयी ठंडक थी। दोनों के दिलों की धड़कनें तेज थीं, मानो हर कदम पर कोई उन्हें देख रहा हो। घर पहुंचते ही विनोद ने मनोजदा को बैठाया और धीरे धीरे बागान में हुई हर एक घटना बताने लगा। किस तरह पेड़ों पर अजीब निशान बने थे, मिट्टी खोदी गई थी और आखिरकार वह भारी संदूक उसके सामने आया। मनोजदा विस्मय से सुनते रहे, मानो वे किसी रहस्यमयी कहानी का हिस्सा बन गए हों। सोने की संदूक की घटना के बाद मनोजदा ने विनोद से कहा, विनोद, क्या तुम जानते हो, कोई ना कोई उस बागान में जरूर आता था और तुम्हारे सोने की संदूक की तलाश करता था। जिस दिन तुम दोपहर के बाद बागान में पहुंचे थे, उसी दिन वे लोग भी वहां आए थे। अगर तुम सही समय पर वहां नहीं जाते तो शायद वे उस संदूक को निकालकर अपने साथ ले जाते। तुम्हारा अचानक वहां पहुंच जाना ही इस खजाने को बचा लाया। मनोजदा और विनोद देर तक सोने से भरे संदूक को देखते रहे। दोनों के दिलों में सवाल उठ रहा था, क्या किया जाए इस खजाने का? विनोद ने कहा, मनोजदा, अगर ये सब हम अपने लिए रख लें तो शायद जीवन बदल जाएगा, लेकिन गांव के लोग जो रोज मेहनत करते हैं, उनका क्या? मनोजदा मुस्कुराए और बोले, विनोद, सच्ची दौलत वही है जो सबके काम आए। ये सोना गांव की भलाई में लगना चाहिए। स्कूल बने, कुआं खुदे और लोगों के लिए रोजगार का इंतजाम हो। विनोद ने सिर झुकाकर कहा, आप सही कह रहे हैं, ये सोना अब से हमारा नहीं, पूरे गांव का है। मधु बोला, विनोद, तुम्हारा फैसला बिल्कुल सही है। ये सोना गांव वालों का ही हक है। अगर हम इसे बांट देंगे तो हर घर में खुशहाली आएगी। यही सबसे अच्छा काम होगा। मुझे तुम पर गर्व है विनोद। ऐसे मौके पर हर कोई लालच में पड़ जाता, लेकिन तुमने सबकी भलाई सोची। चलो गांव वालों को बुलाते हैं, उन्हें भी पता चलना चाहिए कि ये दौलत अब सबकी है। आज तुम्हारे कारण गांव की तकदीर बदलने वाली है। विनोद ने पूरे गांव को चौपाल पर बुलाया। धीरे धीरे औरतें, बच्चे, बुजुर्ग सब आकर इकट्ठा हुए। सबकी नजरें विनोद पर टिक गईं कि आखिर उसने सबको क्यों बुलाया है। विनोद आगे बढ़ा और बोला, आज मैंने आप सबको इसलिए बुलाया है क्योंकि कल आम के बागान में मुझे एक संदूक मिला था। उस संदूक में ढेर सारा सोना था। पहले तो मैंने सोचा कि शायद ये मेरी किस्मत है, लेकिन रात भर सोचने के बाद समझ आया कि ये दौलत सिर्फ मेरी नहीं है, ये हम सब की है। अगर मैं इसे अकेले रख लूं तो शायद मेरा घर तो भर जाएगा, लेकिन गांव वैसे ही रहेगा। इसलिए मैंने तय किया है कि ये सोना हम गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल करेंगे।
इससे हम स्कूल बनाएंगे, तालाब और कुआं सुधरवाएंगे और जिनके घर टूटी हालत में हैं, उन्हें भी ठीक करेंगे। कुछ क्षण चुप्पी छा गई। फिर विनोद ने आगे कहा, सोना संभाल कर रखने से एक आदमी अमीर होता है, लेकिन उसे बांटने से पूरा गांव अमीर बन जाता है। यही मेरा सपना है, हमारा गांव खुशहाल और सुरक्षित बने। गांव के बुजुर्ग बोले, विनोद, तुम्हारा दिल सचमुच सोने से भी बड़ा है। तुम्हारे जैसा सच्चा और निस्वार्थ बेटा हमारे गांव की सबसे बड़ी दौलत और सौभाग्य है। विनोद की बात सुनकर गांव वालों की आंखों में चमक आ गई। खुशी से सबने जोरदार तालियां बजाईं। चौपाल गूंज उठा और उस पल हर किसी के दिल में विनोद के लिए गर्व और सम्मान उमड़ पड़ा। और उसी तरह विनोद ने अपना सारा सोना गांव वालों के लिए दान कर दिया। उस पल गांव वालों की आंखों में कृतज्ञता के आंसू छलक पड़े और पूरे गांव में मानो नए सवेरे की रोशनी फैल गई। गांव वाले आज भी धीमी आवाज में कहते हैं, उस आम के बागान ने कभी अपने भीतर एक रहस्य छुपा कर रखा था। एक ऐसा रहस्य जिसकी परतें आज तक कोई नहीं खोल पाया। कहते हैं जब भी कोई उस बागान में कदम रखता है तो वहाँ की हवा थोड़ी भारी हो जाती है। पत्तों की सरसराहट मानो कुछ फुसफुसाती है और चिड़ियों की चहचहाहट भी जैसे कोई अनसुना संदेश सुनाती है। बच्चों, यही तो उस बागान की असली जादू है। खजाना चाहे खत्म हो चुका हो, पर रहस्य अब भी जिंदा है। और शायद अगर तुम कभी वहां जाओगे तो तुम्हें भी लगेगा जैसे जमीन के नीचे अब भी कोई और कहानी छुपी हुई है, जिसे दुनिया अभी तक जान नहीं पाई। तो बच्चों, अब मैं चलता हूँ, लेकिन चिंता मत करो, हम फिर मिलेंगे अगली कहानी में, जहाँ नए रहस्य और रोमांच तुम्हारा इंतजार करेंगे। तब तक उस आम के बागान की हवा में वो फुसफुसाहट याद रखना, शायद वो तुम्हें अगली दास्तान की ओर ले जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो जल्दी से लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपके सपोर्ट से हम और भी मजेदार, रोमांचक और जादुई कहानियाँ लाते रहेंगे। तो चलो, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।